माय नेम इज कामाख्या पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज जो हम थीम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। किस तरीके से जो पीआरआईज हैं उनका डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है। तो देखते हैं। तो जो प्री ब्रिटिश पीरियड है, अंग्रेजों के आने से पहले का जो समय है, तो हम जानते हैं कि सभा और समिति हमारे यहाँ वैदिक पीरियड से ही एग्जिस्ट करती थी। तो सभा वह असेंबली थी जिसमें कि जो कुछ इलाइट पीपल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते थे, वो लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। और समिति एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कि जो कॉमन पर्सन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये कॉमन मैंस की असेंबली थी समिति। समिति को हम आज की डेट में ग्राम सभा के से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये जो सभा और समिति का जो जो इंस्टीट्यूशन थे, जो सिस्टम था, वो वैदिक पीरियड के बाद में महाजनपदास और फिर उसके आगे मौर्यन पीरियड तक कंटिन्यू होता है। A small republic having the nearly everything that they want within themselves, ऐसा चार्ल्स मैककॉब लिखते हैं। वो ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन बॉडीज का जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो बॉडीज होती हैं ये अपने लेवल पे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनकी प्लानिंग करना और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करना इन अकॉर्डेंस, ये दोनों ही काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए जो पावर और जो फंक्शनिंग रिक्वायर्ड है वो सारे काम ही ये सभा और समिति करती हैं। और इस जो गवर्नेंस जो होता है उसमें बहुत ज्यादा ये अपना रोल ऐड करती हैं। इसकी वजह से चार्ल्स मेटकाफ ने इनको एवरीथिंग विद इन देमसेल्फ कहा है। आगे बढ़ते हैं, हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं। दो इसमें जो फर्स्ट मेजर सिग्निफिकेंस जो मैं कहूं जो पॉइंट आता है वो आता है फेमाइन कमीशन ऑफ 1880 के रिपोर्ट के साथ में। फेमाइन कमीशन 1880 में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसमें वो ये जो रिपोर्ट आई थी ये पॉइंट आउट करने के लिए आई थी कि फेमाइन आया, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम्स रहेगी। तो ये जो रिपोर्ट है इस चीज को पॉइंट आउट करती है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उस टाइम पे मेजर बॉटलनेक इन लोगों को फेस करना पड़ा। वो बॉटलनेक ये था कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लोकल बॉडीज जो थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से इनको मोड नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो रिलीफ सप्लाई है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इसी की रिजल्टेंट में 1882 में लॉर्ड रिपन के अंदर में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेकर के आती है। और उसके बाद रिपन के ही अंदर में लोकल बॉडीज एक्ट 1885 आता है, 1885 का। इसी की वजह से लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया भी कहते हैं। आगे बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो चैंपियन थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, उनका जो सपना था वही ग्राम स्वराज का था। उनका यह मानना था कि जो विलेज लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरे सिस्टम में, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। और विलेज जो होने चाहिए वो सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। जो लोकल लेवल पे जो प्लानिंग है वो सारी प्लानिंग लोकल में लोग अपने लिए खुद करें, जैसा एनिसेंट इंडिया में हुआ करता था। ऐसा ही उनका सिस्टम था और सपना था और ऐसा ही उनका प्लान था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस उनका असैसिनेशन हो जाता है और बाद में यह काफी लंबे समय तक लिए ये जो एस्पिरेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन नेहरू जी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंट करते हैं। यह कमेटी स्टडी करने के लिए अपॉइंट की गई रहती है। जो 1953 में कम्युनिटी डेवलप एक्सटेंशन प्रोग्राम आता है और उससे पहले जो 52 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है उसको स्टडी करने के लिए यही ग्रुप अपॉइंट किया जाता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देता है रिगार्डिंग टू पीआरआईज। इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो पीआरआईज है उसमें 3 टायर का सिस्टम होना चाहिए। जो हम देखते हैं कि जो एक डिस्ट्रिक्ट पर एक लेवल है, दूसरा लेवल ब्लॉक पर है और तीसरा लेवल विलेज पर है ना। तो ये जो 3 लेवल का जो सिस्टम है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ही अब बोलती है कि अपना रिकमेंडेशन देती है। और ये साथ में ये भी कहती है कि इन तीनों ही लेवल्स के बीच में बहुत ही ऑर्गेनिक लिंकेज होना चाहिए। मतलब ये जो तीनों ही लेवल हैं ये एक साथ में मिलकर बहुत ही कोलैबोरेशन के साथ में काम करें, ताकि जो लोकल लेवल पर जो रिक्वायरमेंट है उसको ये अच्छे से समझ सकें और इन अकॉर्डेंस काम कर सकें। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि इनको
सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और पावर भी मिलने चाहिए ताकि ये प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये आता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन गवर्नमेंट के जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू चैनलाइज किए जाने चाहिए। इस कमेटी के रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव होते हैं वो रंग लाते हैं और 1959 तक लगभग ऑल जितने भी राज्य थे, जितने भी स्टेट्स थे, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट जो है वो पास कर दिए और 2 लाख से भी अधिक विलेज पंचायत जो है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हो गई और लगभग 92% जो रूरल पॉपुलेशन इंडिया में उस टाइम रिसाइड करती थी वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में थी। आगे देखते हैं 2 अक्टूबर 1959 में नौगौर के राजस्थान में सबसे पहले एक विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होती है। नौगौर राजस्थान का एक जिला है और जवाहरलाल नेहरू जी इसके इनॉग्रेशन में इस फंक्शन में जाते हैं और वहां अपनी फेमस स्पीच देते हैं, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। ये हिस्टोरिक वाटरशेड मूवमेंट होता है। आप ये पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी आपको दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये एक स्टैग्नेशन का फेज फिर पीआरआईज को देखना पड़ता है जो 1965 से 69 तक ऑलमोस्ट चलता है। क्या होता है कि आप जानते हैं कि 64 में नेहरू जी हमें छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद आप 62 में चाइना के साथ में, फिर 65 में पाकिस्तान के साथ में इंडिया को वॉर देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की वो डाइवर्सिफाई हो जाती हैं और गवर्नमेंट जो है वो पीआरआईज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। साथ में ड्यू टू वॉर फंड की भी कमी आ जाती है, उसकी वजह से लैक ऑफ फंड हो जाता है। इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है कि जो रेगुलर इलेक्शंस हैं वो नहीं हो पाते हैं पंचायत में। साथ में अगर इलेक्शन होते भी हैं तो उसमें अनफेयर मींस का यूज किया जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो जनता का एस्पिरेशन है, जो जनता का उत्साह है टुवर्ड्स द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो कम होने लग जाता है और हेंस जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी डिक्लाइन कर जाता है। सबसे मेजर इशू जो इसमें था वो ये था कि जो जनता थी और साथ में जो स्टेट है, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो बहुत कम था। आइडिया नहीं था लोगों को कि जो पीआरआईज हैं वो किस तरीके से नेशनल बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर सकती हैं, कितना इंपॉर्टेंट है लोकल लेवल पे प्लानिंग, ये आइडिया नहीं था लोगों को क्योंकि ये शुरुआत थी। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो रिवाइवल का पीरियड है वो 1977 से 1992 तक चलता है, जबकि 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आ जाते हैं। 1977 में इमरजेंसी के बाद में नई सरकार बनती है और वो अशोक मेहता कमेटी 1977 में सबसे पहली बार अपॉइंट होती है रिवाइवल के पीरियड में, टू हैव अ फ्रेश लुक ऑन द पंचायती राज सिस्टम। तो इस कमेटी का जो मैंडेट था, उस कमेटी का मैंडेट ही यही था कि जो पहले जो स्टैग्नेशन का जो टाइम आया है, जो पीआरआईज में जो फेलियर्स डेवलप हुए हैं, उन इश्यूज को एनालाइज करना और पॉइंट आउट करना कि ऐसा क्यों हुआ और दूसरा उसका सोल्यूशन देना। तो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्यों ऐसा सिस्टम आ रहा था, ब्यूरोक्रेटिक रेड हो गया था, डाइवर्सिफाई हो गई थी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज, फंड का लैकनेस था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, इन्हीं सब चीजों को पॉइंट आउट करती है अशोक मेहता कमेटी और साथ में रिकमेंडेशन देती है, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसको मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। ये रिकमेंडेशन है कि ये कमेटी 2 टायर सिस्टम की बात करती है इन कॉन्ट्रास्ट टू 3 टायर सिस्टम जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था। ये 2 लेवल की बात करती है जिसमें कि पहला लेवल जिला परिषद और दूसरा लेवल मंडल पंचायत होगा। तो जिला परिषद और मंडल पंचायत जो विलेज लेवल पे सबसे निचले लेवल का जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात ये नहीं करती है। जो इसकी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो लोकल इलेक्शंस हैं पीआरआईज के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में होना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली हो सके, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम थी वो यही थी कि रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं एक सीरीज ऑफ कमिटीज इसके बाद में आती हैं। जीवी के राव कमेटी 1885 में आती है। इन कमिटीज में इनकी जो की रिकमेंडेशन है वही हमको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जो कॉमन रिकमेंडेशन है जैसे रेगुलर इलेक्शंस की, लैक ऑफ फंड है तो प्रॉपर फंड देने की, ये सब जो है ये तो सभी कमिटीज में कॉमन है, लेकिन एक एक दो दो की रिकमेंडेशन ही हमको याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी अगर पूछा जाता है कि ये कौन सी कमिटीज का रिकमेंडेशन है या मैच द फॉलोइंग में भी अगर ये आता है
तो इसमें हमको की रिकमेंडेशन ही देखने को मिलेंगे। और साथ में अगर हमको आंसर राइटिंग में भी इसको यूज करना है तो उसके लिए भी जो कॉमन रिकमेंडेशन है वो तो हम लिख ही सकते हैं। जो की रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू एसोसिएट टू द पर्टिकुलर कमेटी है वो हमको याद होना चाहिए। तो जीवी के राव कमेटी 1885 में आती है और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो कुछ स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग का फंक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि जो प्लानिंग का जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच अपनाया जा सके इंस्टेड ऑफ जो वन साइज फिट ऑल सिस्टम होता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में। ताकि जो लोकल लेवल पे जो प्रायोरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके इन अकॉर्डिंग्स प्लानिंग किया जा सके और उसी हिसाब से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके आगे एलएम सिंघवी कमेटी आती है। इसका एक रिकमेंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये बात आती है कि यही वो कमेटी है कि जो सबसे पहली बार इस बात की पैरवी करती है कि जो पीआरआईज हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो उसकी जो वर्किंग है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आता है, उसमें की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो बहुत फॉर्मलाइज हो जाता है। इसकी वजह से एलएम सिंघवी कमेटी ने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की डिमांड की। डिमांड क्या कहेंगे, रिकमेंडेशन की। जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वो ये था कि जैसे प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं स्टेट्स को के फंड के प्रोविजन के लिए, फंड का एलोकेशन करता है स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन, उसी तरीके से वही फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसको जो पीआरआईज हैं उनके लिए भी फंड का एलोकेशन करना चाहिए। तो पीआरआईज के लिए भी, पंचायत के लिए भी प्रोविजन फाइनेंस कमीशन ऑफ यूनियन को, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को करना चाहिए। जो अगली कमेटी आती है वो सरकारिया कमीशन है 1988 का। इसका एक रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलएम सिंघवी कमेटी से एक स्टेज आगे बढ़ते हुए ये रिकमेंड करता है कि स्टेट में ही फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जो कि स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से पीआरआईज के लिए एलोकेशन करे। आगे बढ़ते हैं तो वीएन गडगिल कमेटी 1988 की बात करते हैं। वीएन गडगिल कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसके बेसिस पे आगे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का जो ड्राफ्ट है, जो खाका है, वो तैयार किया जाता है। ये कमेटी जो पहले की रिकमेंडेशंस हैं उनको भी कंसोलिडेट करते हुए कुछ न्यू इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को लेकर आती है। तो जैसे ये फर्स्ट मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर सिस्टम जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जिसकी बात की थी उसको ये फिर से रीआइट्रेट करती है। ये जो अशोक मेहता कमेटी ने जो 2 टायर सिस्टम की बात की थी उसको रिजेक्ट करते हुए जो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो 3 टायर सिस्टम था उसको फेवर करती है। जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन का, जिसकी बात एलएम सिंघवी कमेटी ने की थी। जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो है कि एक फिक्स्ड टेन्योर पर 5 ईयर का फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे रेगुलर इलेक्शन हर 5 साल के बाद में होने चाहिए। क्योंकि जो फेलियर का जो मेन कॉज था, जो फेलियर का मेन कॉज ही यही था कि जो एक्शंस थे वो रेगुलर नहीं हो रहे थे। तीसरी बात ये बहुत ही प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशन करती है कि एससी एसटीज को और वुमेन्स को पीआरआईज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि वुमेन्स का जो ग्लास सीलिंग है उसको तोड़कर वुमेन्स भी आगे बढ़ सकें। तो एससी एसटीज को और वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इन अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1/3 रिजर्वेशन का वुमेन के लिए प्रोविजन करते हैं। वीएन गडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का खाका तैयार किया जाता है और ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में आते हैं। 73rd का अमेंडमेंट एक्ट जो है वो विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है, और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, संवैधानिक दर्जा देता है। और फिर इसके बाद जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनके जो स्टेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो एक्ट थे उसमें वो इन अकॉर्डेंस टू दिस अमेंडमेंट सुधार करते हैं, जिसकी वजह से एक पूरी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ऑल इंडिया लेवल पे, और जो इफिशियंसी है पीआरआईज की वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी आने के बाद में एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर चैनल डेवलप हो जाता है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज के सारे प्रोग्राम और गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो इन्हीं पीआरआईज के थ्रू लोकल एरियाज में चैनलाइज होने लग जाते हैं। और आगे हम अभी 2022 में हैं और तब तक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है ये पीआरआईज हमारे नेशन के डेवलपमेंट में प्ले कर चुके हैं।
73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को समझने के लिए हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल ये डेवलपमेंट की बात थी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग लेक्चर। थैंक यू ऑल।